नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज शासकीय होम साइंस कॉलेज का घेराव कर घेराबंदी तालाबंदी की। छात्र नीतियों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही है और साथ ही उनके जो पेपर झांसी से जा रहे हैं वह भी गलत जांच करके रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। बीते दिनों छात्र संगठन में कुछ लड़कियों के पेपरों को जांचा था जिसमें पेपर सही थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन में उनके जानबूझकर फेल कर दिया। ऐसी तमाम मांगों को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने महिला होम साइंस कॉलेज का घेराव किया, तालाबंदी कर हंगामा कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मैडम हम लोग को भी 10-12 साल हो गए, पहली बार बच्चे पूरे हो गए। क्या ये सतीश को हमारी कॉपी रीचेक हो या हम लोगों को पास किया जाए, क्योंकि कई लड़कियों को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। यहाँ पे जो टीचर्स के पास हम अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात की जाती है हम लोगों से। प्लस उनका कहना ये है कि आप अगर पास नहीं हो पा रहे हैं तो आप घर पे बैठिए, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए या आप कॉलेज छोड़ दीजिए। तो क्या हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ के 12th बेस में मेधावी स्टूडेंट होकर यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग फेल हो जाए और अपनी लाइफ खराब करें? हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए और अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग यहाँ पे अब एक्शन लेंगे। आज पुलिस ने क्या किया आप लोग? पुलिस वहाँ पे जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंचे तो जो पुलिस प्रशासन थी उन लोगों ने हम लोगों को पुश करने की कोशिश की कि वहाँ पे ताला ना लगाया जाए, क्योंकि ये सेकंड टाइम की स्ट्राइक है। और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी यही बोला था कि मैम हम लोगों की कॉपी रीचेक की जाए, अच्छे से हम लोगों को बताया जाए कि व्हाट्स रॉन्ग, बट उन्होंने कुछ नहीं बताया। प्लस मैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए आई, मैंने रेवोल्यूशन के लिए मेरा रिजल्ट डाला, मेरा वो क्लियर हुआ। अब वो रिजल्ट मुझे देखने ही नहीं दिया जा रहा, सिर्फ मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरा केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री है, वो भी उसमें इतने मार्क्स आए हैं। क्यों? उन्होंने झूमा झपटी की, प्लस वो पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग अंदर ना जा पाए। यस सर, महिला पुलिस होनी थी। प्लस ये कि हम लोगों की मांगे भी सुनी जानी थी, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि लड़कियां कितनी इम्पोर्टेंट है इस पूरी वर्ल्ड के लिए। पूरे भारत में लड़कियों का इम्पोर्टेंस ये है कि पूरी भारत जब लड़कियां चला आ रही हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। शिवानी सैनी। हमारी ज़्यादा कोई बड़ी मांग नहीं थी, हमने सिर्फ यही मांग रखी थी कि परीक्षाओं में लगातार होम साइंस महाविद्यालय में गड़बड़ी की जा रही है। जब से ये प्रिंसिपल मैडम आई हैं तब से ही परीक्षाओं में गड़बड़ी की जा रही है। इसके पहले हमने प्रदर्शन किया था, हमने हमारी मांग रखी थी कि आप 6 लड़कियों की कॉपी खुलवाएं, उसमें से 3 लड़कियां पास हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? और आज हमारी मांग थी कि परीक्षाओं में जो गड़बड़ी की गई उसका रिजल्ट सुधारा जाए, लड़कियों को मार्क्स दिखाए जाए। एटीकेटी एग्ज़ाम जो उन्होंने दिया उन्हें फिर से दोबारा ही फेल कर दिया, ये गलत है। इसी मांग को लेकर आज हमने कॉलेज में तालाबंदी भी की, लेकिन तालाबंदी हमने की, तालाबंदी से प्रिंसिपल इतना अग्रेसिव हो गई कि हमसे बोलती है तुम लोग को जो करना तुम लोग करते रहो। उन्होंने हमारा ज्ञापन हमें फेंक के मार दिया मुंह पे हमारे, और ज्ञापन भी नहीं लिया। ज्ञापन लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। हमने उनसे इस्तीफे की मांग भी की, कोई गलत नहीं, क्योंकि हम छात्राओं के हक के लिए एनएसयूआई सदैव खड़ा है। और पीजी डिप्लोमा जो यहाँ पर है वो पूरी 11 लड़कियों को फेल करके रखा है, ये गलत है। यहाँ पे
आज हमने ये जो प्रदर्शन किया उसमें पुलिस बल भी बहुत अधिक मात्रा में मैडम ने बुला लिया और उन्होंने लाठीचार्ज भी कर दिया। हम सब लोगों को उन्होंने लाठीचार्ज किया। पहले सिर्फ पुरुष बल यहाँ पे आया था, उसके बाद अब महिला बल को बुलवाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला गर्म हो रहा था। महिला पुलिस ने भी किया और हमेशा ये इस तरह की गड़बड़ी करना गलत है। हमारी मांग सिर्फ लेकिन आप लोगों ने कॉलेज में तोड़फोड़ भी की है। कोई तोड़फोड़ नहीं की हमने। आपने गमले तोड़े हैं? कोई गमले नहीं तोड़े। वो तो सर अब लाठी चार्ज हो रहा तो हम लोग भाग गए तो वो गिर गए गमले, उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। गिर गए गमले, हमने थोड़ी ना तोड़े हैं गमले। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए? 5-6 लड़कों को गिरफ्तार करके ले गए हैं सर बेमतलब में। लड़कियों के कॉलेज के लड़कों का क्या नाम है? लड़कियों के कॉलेज सर NSUI संगठन है, हर जगह लड़की और लड़के। मैं भी तो लड़के के कॉलेज में जाती हूँ तो क्या वो मुझे भगा देते हैं? नहीं ना। संगठन है, छात्र संगठन है एक NSUI, जहाँ पे लड़के और लड़की बराबर है। हम अगर यहाँ संगठन बात रखने आए, हम यहाँ पे कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए थे। छात्राएं खड़ी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से छात्राओं को 3-3 नंबर प्रैक्टिकल में देके फेल किया जा रहा है, ये गलत है। यहाँ पे 50 नंबर के प्रैक्टिकल में 3 नंबर किस मुँह से दी जा रहे हैं? प्रैक्टिकल की फाइल दिखाओ। प्रैक्टिकल की फाइल में पूरा फाइल 10 नंबर की फाइल थी। वो 10 नंबर की फाइल में क्या किया उन्होंने? 10 नंबर ही नहीं दिए फाइल में। 50 नंबर के प्रैक्टिकल में 3 नंबर कहाँ से दे दिए? ये तो गलत है ना सर। होम साइंस कॉलेज में कुछ छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना मिली थी। इस पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के सामने NSUI के छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे कारण पूछा गया तो ये बताया कि उनको जो है परीक्षा में नंबर कम मिले हैं और उसके कारण से वो हड़ताल कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम के द्वारा भी उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया कि उनको कापियाँ दिखाई गई हैं। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए और कुछ उसी में शरारती तत्वों ने जो है वो यहाँ कॉलेज में रखे हुए गमलों में तोड़फोड़ की है। अभी जो छात्र हैं NSUI के उनको पुलिस स्टेशन भेजा गया। कितने छात्र थे जो जिनको गिरफ्तार किया? 6-7 NSUI के कार्यकर्ता थे जिनको मदन महल थाने भेजा गया। सर, जो NSUI के कार्यकर्ता उनका आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। आप लोग तो थे, लाठीचार्ज कहाँ? हम लोग बस लाठी यही नहीं, चार्ज कहाँ से करेंगे? सीएम शिवराज ने उज्जैन में किया मेघदूत वन का भूमि पूजन। उज्जैन में माफिया से मुफ्त जमीन पर बनेगा मेघदूत वन। भूमाफिया से मुफ्त भूमि का उपयोग महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए होगा। महाकाल लोक के द्वितीय चरण के अंतर्गत बन रहा है मेघदूत वन। शिवराज सरकार ने माफियाओं के विरुद्ध अभियान में मुक्त कराई है भूमि। मुक्त हुई लगभग 7 एकड़ शासकीय भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 59 करोड़ भूमाफिया द्वारा बनाई 187 दुकानों और गार्डन को किया गया था ध्वस्त। मेघदूत वन के अंतर्गत 11.36 करोड़ रुपए की लागत से इस भूमि पर उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा एक शहरी वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। बोलो महाकाल महाराज की जय। महामंगलाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं संसारसारं त्रिनेत्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। हम सब श्री महाकाल लोक में हैं अपनी उन बहनों और भाइयों के साथ जिन्होंने श्री महाकाल लोक के निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया है। उन्होंने पत्थर तोड़े हैं, उन्होंने गारा ढोया है, उनने छेनी और हथौड़ी चला के
महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक को गढ़ने का काम किया है। अपने श्रम बिंदुओं से इस क्षेत्र को सिंचित करने वाले और फूलों से नहीं, अपने पसीने से महाकाल महाराज की सेवा करने वाले सारे मजदूर भाई और बहन, शिल्पकार आज हमारे साथ हैं। उनका मैंने सम्मान भी किया है, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से और महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक बना है। और उनके साथ आज भोजन भी किया है, भोजन परोसा भी है। उनके साथ भोजन करके परमानंद का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यही वो हाथ हैं जिन्होंने कोविड के दौरान भी दिन और रात काम करके श्री महाकाल लोक के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान किया है। ऐसे सारे मजदूर और शिल्पकार बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भगवान धन्वंतरी की जयंती पर मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की। धनतेरस पर किया जाएगा कार्यक्रम। मेडिकल छात्र, डॉक्टर और अस्पताल में जो मरीज हैं, परिजन मिलकर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करेंगे। इस कार्यक्रम में आयोजन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाना है। हर साल मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा। 22 अक्टूबर को है धनतेरस। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर साल धनतेरस का पर्व हमारे मेडिकल कॉलेज में उत्साह के साथ मनाकर हम हमारे जो युवा छात्र हैं वो हमारी संस्कृति से भी जुड़े, और जब वो लोगों का इलाज करें, मरीजों का इलाज करें, तो पूरी तन्मयता के साथ भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से करें। 22 तारीख को धनतेरस है। धनतेरस के दिन सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम उत्साह के साथ बड़े स्तर पर धनतेरस का पर्व मनाएंगे, भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। मैं स्वयं भी इंदौर मेडिकल कॉलेज और भोपाल मेडिकल कॉलेज में रहूँगा, दोनों जगह मैं कार्यक्रम में रहूँगा, और बाकी जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें और उनके संबद्ध अस्पताल में भी अलग अलग अतिथियों के मुख्य आतिथ्य में हम ये धनतेरस की पूजा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, मतलब आप ट्रांसलेट करें तो थोड़े पर्यायवाची ढूंढे, शुद्ध हिंदी होना चाहिए, उनका कहना है ये दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। अब देखिए किसने क्या कहा, मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूँगा, पर यह बात सही है कि अल्प ज्ञान इस तरह के वक्तव्य में झलकता है। जो भी कांग्रेस के नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उनके ज्ञान चक्षु खोलने की बहुत आवश्यकता है। दुनिया में किसी भी देश में जहाँ पर अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है वहाँ भी जो टेक्निकल शब्द होते हैं वो उसी भाषा में होते हैं जो प्रचलन में है, और यही शायद सबसे व्यवहारिक पक्ष है। मुद्दा हिंदी और इंग्लिश का नहीं है, मुद्दा समझने का है। मुद्दा इस बात का है कि जो हमारी भाषा है जिसमें हमारी समझ, हमारी लर्निंग बढ़ सकती है, वही भाषा का उपयोग होना चाहिए। और कांग्रेस के नेता इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वो अपनी पूर्व कांग्रेस के सरकारों से पूछ लेते ना। 1947 के बाद तो इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, पर अंग्रेजियत का जामा पहने हुए नेहरू जी ने इस बात का कभी कोशिश नहीं की कि इस देश में मातृभाषा को प्रमोट किया जाए, क्योंकि नेहरू जी और नेहरू परिवार हर समय से अंग्रेजियत और अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया, और हमने प्रयास किया तो अब टंगड़ी अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए, इस तरह से विवाद खड़ा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो हमने प्रयास किया उसको पूरे देश में शिरोधार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 16 अक्टूबर के बाद आज 18 अक्टूबर तक जितने फ़ोन इस विषय में मेरे को बधाई के लिए आए, शायद किसी और विषय पर नहीं आए,
दिन में 100-150 लोग रोज मुझे फ़ोन कर रहे हैं देश के अलग अलग स्थानों से। बल्कि मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज बताऊंगा, अमेरिका से मेरे पास मैसेज आया है। अमेरिका में बैठे हुए एक कोई मिस्टर खंडेलवाल है, उन्होंने मुझे वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज किया है कि ये बहुत दूरगामी परिणाम देगा और हम बहुत बधाई देते हैं। तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई ये देश में के भविष्य के सुनहरे भविष्य के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। ऐसे लोग बोलते रहें, उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। भगवान धन्वंतरी की पूजा से हम अपने स्वास्थ्य और दूसरों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस बार हमने मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्णय लिया है कि धनतेरस पर हम मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा का कार्यक्रम रखेंगे और हमारे सभी मेडिकल छात्र, हमारे सभी डॉक्टर्स और अस्पताल में जो मरीज हैं उनके परिजन मिलकर धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे और धन्वंतरी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ रहें। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान का ही अवतार है और धन्वंतरी भगवान की पूजा स्वास्थ्य लाभ के लिए ही की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का उद्देश्य हमारा यही है कि हम मध्य प्रदेश को स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएं। स्कंद पुराण में भगवान धन्वंतरी के जन्म के बारे में यही बताया गया है कि उनका जन्म समुद्र मंथन में हुआ था और वो जो कलश लेकर आए थे उसमें अमृत था और वो स्वास्थ्य वर्धक था। तो इसीलिए हमने ये निश्चय किया है कि हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हर साल धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। जिस प्रकार से इस देश की आज़ादी की लड़ाई में युवाओं को जोड़ने के लिए एक परंपरा शुरू हुई गणपति उत्सव की, अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर साल धनतेरस का पर्व हमारे मेडिकल कॉलेज में उत्साह के साथ मनाकर हम हमारे जो देखिए कांग्रेस का चुनाव तो दिखावा है। राहुल गांधी घूम रहे हैं फिर रहे हैं। मुझे पहला चुनाव दिखा कि वोटर के हिसाब से पोलिंग बूथ बना हो। राहुल गांधी तो वोटर ही थे ना, तो वोटर के हिसाब से पोलिंग बूथ बन रहा और उसके पीछे क्या लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा। क्यों लिखा हुआ है? वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की वोटिंग थी। उस पोलिंग बूथ पर यदि ये बहुत निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, ये नाटक नोटंकी कर रहे हैं, एजेंट भी बनेगा और एजेंट नहीं भी बनेगा और कोई जो प्रभारी है वो उस जगह वोट नहीं दे पाएगा, और जिस निष्पक्षता की ऐलान करके ये कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराए जा रहे थे, तो फिर राहुल गांधी के लिए अलग से पोलिंग बूथ क्यों बना? मुझे आश्चर्य हो रहा है कांग्रेस पर और कांग्रेस के इस अध्यक्ष पद के चुनाव पर। परंतु खड़गे जी ने पहले ही कहा है कि जो व्यक्ति बलि देने को तैयार है, जो बलि का बकरा बनेगा, वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो अब ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के साम्राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष पद का नाम बलि का बकरा करना चाहिए, और जो बलि का बकरा बनेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। एमपी टूरिज्म के दर्शनीय स्थलों की जानकारी पर्यटक अब मोबाइल पर ही बारकोड स्कैन कर
प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया और निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथ ने आज राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से ट्रायल बॉडी ऑडियो गाइड ऐप्स लॉन्च कर प्रदेश के 12 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इसका शुभारंभ किया। सुविधा के शुरू होने से पर्यटकों को अब पर्यटन स्थल को जानने के लिए गाइड रखने की जरूरत नहीं होगी। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कहा कि सागो बड़ी ऐप से पर्यटक अपने मोबाइल में QR कोड स्कैन कर ऑडियो फॉर्मेट में पूरी जानकारी सुन सकेंगे। मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड और टूरिज्म कॉरपोरेशन दोनों मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, और इसलिए टूरिज्म के साथ टेक्नोलॉजी को क्लब करने का एक प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से जो QR कोड होता है उससे आप किसी भी मॉन्यूमेंट के संदर्भ में उसका विशेष इतिहास जो है वो आप जान सकते हैं। इस बात की योजना आज शुरू की गई है, जिसके लिए आज ये MOU यहाँ साइन किया है हमने सागो वालों के साथ में, और इसके अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। हमारा स्थानीय पर्यटक, हमारे प्रदेश का जो पर्यटक है, हमारा देश से आने वाला पर्यटक है जो अन्य अन्य भाषाओं के माध्यम से जानना चाहता है, उस भाषा में उसको उसकी जानकारी मिलेगी। कोई तमिलियन अगर आता है तो उसको तमिल भाषा में अगर यहाँ की मिंटो हॉल की, इसकी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल की जानकारी चाहिए तो वो ज्यादा सुविधाजनक तरीके से यहाँ अपने आप को महसूस करेगा। इसी तरीके से विदेशों से आने वाले भी अन्य भाषाई जो हमारे पर्यटक हैं दुनिया भर के, उनको भी उनकी भाषा में सहजता से यहाँ की हिस्ट्री उपलब्ध हो सकेगी। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण उपक्रम आज MPT बोर्ड ने और कॉरपोरेशन ने यहाँ शुरू किया है। वेन्यू और डेस्टिनेशन लिए हैं, उसमें हमने अभी इंदौर में राजवाड़ा और लालबाग पैलेस लिया है, धार का जो मांडू है उसको लिया हुआ है, उज्जैन में वेदसारा और त्रिवेणी म्यूजियम लिया हुआ है, क्योंकि जो नया अपना महाकाल वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें वहां की संस्था द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इसलिए उसको शामिल किया है। अहिल्या फोर्ट महेश्वर को लिया है, भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम और स्टेट म्यूजियम को शामिल कर रहे हैं, ग्वालियर में हमने गुजरी महल और ग्वालियर फोर्ट फर्स्ट फेज में लिया हुआ है, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और धोबेला का जो म्यूजियम है उसको लिया गया है। तो ये 12 जो डेस्टिनेशंस हैं वो हमने अभी सबसे फर्स्ट फेज में से चयनित की हैं। इसके बाद इनका जो सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद और डेस्टिनेशन देने पर भी विचार किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें MP टूरिज्म बोर्ड और सोगो जो ट्रैवल बड़ी ऐप है, इनके माध्यम से लोगों को निःशुल्क रूप से लगभग अधिक से अधिक अच्छी जानकारी उपलब्ध हो सके और उनका जो प्लेस को विजिट करने का पर्पज है, जो उनका उद्देश्य है, वो एक अच्छा अनुभव है। ये इसके हम लोग समाहित करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि वो सफल हो। एक तरीके से विभाग के अधिकारियों का ये प्रयास है, विभाग इसमें दिन रात प्रयास कर रहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को किस तरीके से सर्वसुलभ बनाया जाए, और मैं समझता हूं कि आज की कड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जब तकनीकी को हम पर्यटन के साथ जोड़ रहे हैं और एक सुविधा के रूप में पर्यटक को ये बड़ी उपलब्धि हम देने का काम कर रहे हैं। मैं भी देखता हूं कि मैंने भी लगभग पूरा हिंदुस्तान घूमा है, पर जैसा अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि कई बार हमारा रुझान गाइड की तरफ नहीं होता, तो बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम लोग गाइड लेते हैं, बाकी अपने से चीज देखते हैं और निकल जाते हैं, सरसरी निगाह में एक बार चीज को देखते हैं और निकल जाते हैं, पर उसका जो रोचक इतिहास उसके पीछे होता है उसकी जानकारी हमको कई बार नहीं हो पाती है। अब इस बड़ी ऐप के माध्यम से हम एवरीबॉडी तक उसको पहुंचा सकेंगे जो हम पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संदर्भ में या जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके संदर्भ में। और वैसे भी मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अगर आप पूरे देश के संदर्भ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश ऊपर के 2-3 राज्यों में अपना स्थान पर्यटन की दृष्टि से बनाए हुए है। ये मैं विशेष रूप से अपने सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश की ये पोजीशन देश के अंदर बनी हुई है। इसका लाभ सबको मिले,
और कोई जरूरी नहीं कि जब आप मॉन्यूमेंट पर जाएं तभी इसको देख सकेंगे। मुझे लगता है कि QR कोड के माध्यम से हम कहीं भी इसको देख सकेंगे किसी भी स्थान पर। तो इसका एक लाभ ये भी होगा कि जब कोई आदमी कहीं जाना चाहता है, प्लानिंग करता होता है, तो वो ये देख सकता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है और हमारे इंटरेस्ट की चीज कहाँ है, उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो वो पहले देख के और फिर ये तय कर सकता है कि मुझे किस स्थान पर। भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी पूर्व संस्था अध्यक्ष और संचालकों पर गंभीर आरोप लगाकर उपाध्यक्ष राम नारायण गिरी और संचालकों को कर्मचारियों ने चुना था। वह इस सोसाइटी के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सोसाइटी ठीक से चलाएंगे। चुनने के बाद आज कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने कार्यकाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में घिर गई है और दिवालियापन और बंद के कगार पर खड़ी है। सर्वप्रथम पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा जब गैस की महामारी की तभी समय पर मेल कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। आज उपाध्यक्ष राम नारायण गिरी और अध्यक्ष मनोज बुद्धिराजा के कार्यकाल में 55 लाख का GST घोटाला हुआ, जिससे गैस गोदामों को सील कर दिया गया, जिससे सोसाइटी को भारी बदनामी हुई। में जो आटा चक्की थी, इसमें रामनारायण गिरी ने क्या किया कि इसको सरसों की तेल की घानी की मिल के रूप में किसी के साथ में मिलकर के इन्होंने खोला, जिसमें कि भेल कर्मचारी दीपक चौरसिया का भी नाम आता है और इसका भी ये कहा जाता है कि इसका भी जो लेन देन है और जो लेखा जोखा है वो भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा है और जिसमें मेरी भगत और चर्चाओं का दौर जो है जारी है। दूसरा मेरा ये कहना है कि उपाध्यक्ष रामनारायण गिरी और जो गैस प्रभारी सुनील महाले हैं, ये ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप को भेल के अंदर श्रमिक नेता मानते हैं, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर जो गरीब भेल के जो ठेका श्रमिक हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कर्मचारी उनका भारी शोषण किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भेल ठेका श्रमिकों को लगभग 2 वर्षों से कोई भी इनको ड्रेस और इनको सामान नहीं मिल रहा है। वहीं जो भेल से ठेका श्रमिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको भी इन्होंने ग्रेजुएटी राशि और ये सब जो है इनकी मृत्युपरांत जो इनकी विधवा परिवार है उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे, जिसके कारण वो चक्कर लगा रहे हैं। ठेका श्रमिकों को 3-3 महीने में जो है तनख्वाह दी जा रही है, जबकि पेमेंट जो है उनकी 3 तारीख को लग जानी चाहिए। अभी मैंने सुना है कि जो है इस बार फिर जो है अभी का 20 तारीख को डाला गया, जिससे कि उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। वहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही काम उपभोक्ता भंडार का चल रहा है, जिसमें कि 3-4 माह तक वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। कर्मचारी और उनके परिवार जीवन यापन संकट में है। ये तो आपके आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया जी सर। इन आरोपों के प्रति आप कहाँ शिकायत कर रहे हैं या किससे गुहार लगाएंगे? ऐसा है कि आज हमने ये पत्रकार वार्ता लेकर के हम ये बताना चाहते हैं पहले अपने सारे लोगों को कि इसको लेकर के ऑलरेडी जो है कुछ लोगों ने जो है इसकी शिकायत पंजीयक से की है और हम भी जो है 15 दिन बाद हम भी इसकी शिकायत जो है डायरेक्ट हम लोग जो सहकारिता मंत्री है उनसे मिलने वाले हैं कि भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ये अध्यक्ष मनोज बुद्धिराजा है, रामनारायण गिरी जी है और जो शैलेश अग्रवाल और सुनील माले और अन्य जो संचालक हैं, इन सारों के संचालकों के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है अनियमितताओं के कारण इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर हमें ऐसा रोक लगाया जाए कि ये दूसरा किसी भी सोसाइटी में चुनाव नहीं लड़ पाए और इनके ऊपर जितना भी जो अनियमितताएं हुई है इनकी वसूली की जाए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन्होंने गैर तरीके से जो संजय सहारे नामक के एक अनुसूचित जाति चेक करके देख रहा हूँ, जिसको दावेंगे तब चलेंगे। जो कर्मचारी है उसको इन्होंने बिना किसी कारण के उसको नौकरी से निकाल दिया। उसका वो भेल कर्मचारी का भाई था और लगभग वो 2 साल से जो है वो परिवार जो है भूखों के कगार पर खड़ा है। मैं सहकारिता विभाग के न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल उन्होंने अपना एक आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी के तमाम संचालकों को ये कहा है कि आप जो मनोज बुद्धिराजा और रामनारायण गिरी और इन लोगों को कहा गया है कि आपने जो काम किया है कर्मचारी को निकालने का वो गैर कानूनी था, इसलिए उनको 2 महीने के अंदर तुरंत नौकरी पर रखा जाए और उनको जितना भी उनका जो 2 साल का जो पेमेंट है वो दिया जाए। ये उनकी जो है बहुत ये कर्मचारी श्रमिकों की बहुत बड़ी जीत है। सर नाम बता दीजिए बस।
विजय सिंह कटेर, पूर्व खेल कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टर। सर क्वेश्चन करें, चालू कर ली। विजय सिंह कटेर जी, पूर्व संचालक खेल कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी, मैं दो बार आज आप किस संबंध में और किस मामले को उजागर करना चाह रहे हैं? ऐसा है कि भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं 2 बार डायरेक्टर रहा और बहुत वर्षों से इसका मेंबर रहा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज बुद्धिराजा और उपाध्यक्ष रामनारायण गिरी तथा शैलेश अग्रवाल और गैस इंचार्ज जो है माहले, ये इन लोगों ने इस भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले इन्होंने पूर्व में जो अध्यक्ष थे और जो काम करने वाले लोग थे उन पर आरोप लगाए थे कि वो संस्था में बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इन्होंने झूठे आरोप लगा करके ये उस भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये काबिज हुई। लेकिन आज भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो हालात है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो उपाध्यक्ष रामनारायण गिरी जी हैं और मनोज बुद्धिराजा, इनके कार्यकाल में लगभग 55 लाख का जो है जीएसटी घोटाला हुआ और जिससे कि गैस गोदाम जो सील कर दी गई थी, जिससे कि गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बड़ी बदनामी हुई। दूसरा ये है कि कोऑपरेटिव बैंक से इन्होंने करीब लाखों रुपए का जो है लोन लिया और उस लोन के पैसे का इन्होंने भारी दुरुपयोग किया है और समय पर उसकी किस्त भी नहीं चुका रहे, जिसके कारण से जो 50 लाख की एफडी जो पूर्व के संचालकों ने जमा की थी वो भी टूटने के कगार पर खड़ी है। तीसरा बड़ा आरोप इन पे ये है कि विजय मार्केट बरखेड़ा, जो कि पहले कॉफी हाउस के नाम से चलता था, आज उस पे इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके जो है उसको एक प्राइवेट आदमी जो है वो जो एसके चीमा है उसके साथ मिलकर के सुपर मार्केट इनका व्यवसाय इन्होंने प्रारंभ किया और जो कि बाहर के ठेकेदार को इन्होंने दिया, जो कि गैर कानूनी है और उसमें भारी घपला हुआ। इसमें इनका आपस में लेन देन और उसका भारी घपला हुआ, जिसके कारण से आज वो जो लाखों रुपए खर्च हुए थे वो आज जो बरखेड़ा का जो मार्केट में जो दुकान है वो बंद पड़ी है और इसमें इन्होंने लाखों रुपए का जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को चूना लगा। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की मांग कर रहे सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त के शिकंजे में फंसा सब इंस्पेक्टर रमेश चौधरी रांची थाने में पदस्थ है, जो सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत को खत्म करने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांग रहा है। दरअसल राजाराम नाम से व्यक्ति ने राजमणि नाम के व्यक्ति की सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य फॉर्मों में शिकायत की थी, जिसकी जांच रांची थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रमेश चौधरी कर रहा था। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण करने की एवज में राजमणि ने सब इंस्पेक्टर से रिश्वत की मांग की थी। मेरे द्वारा जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई, लोकायुक्त ने आरोप लगाते हुए रिश्वत मांग रहे सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। हमारे फरियादी है राजमणि मिश्रा, ये किशन होटल के पास रांची के रहने वाले। इनकी राजाराम ने शिकायत थाना रांची, थाना एजे के और सीएम हेल्पलाइन में की थी, जिसके निराकरण के लिए रांची थाने में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक हैं श्री रमेश चौधरी, इनसे इन्होंने मुलाकात की तो इनके द्वारा शिकायत को समाप्त करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 9,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। किस बात की शिकायत है उन्होंने की थी? शिकायत सेंटरिंग से संबंधित कोई शिकायत है सीएम हेल्पलाइन में। थैंक यू।
जी भैया। जी सर, शिकायत जो थी आपने की थी, ये हमने किराए के सेंडे के लिए थे राजा राम से, है ना। तो उसको स्टे लग गया रहा। अच्छा, तो उसको स्टे हटने के बाद हमने लेंटर वेंटर डाल के उसको सब वापस कर दिए, पैसा कौड़ी सब सही। उसकी हमारे पास मतलब वीडियो है मोबाइल में, है ना। इसके बाद हरिजन थाने में भी उसने रिपोर्ट लिखा और यहाँ भी। तो हरिजन थाने में मतलब वहाँ से लिखा पढ़ी हो गई, चलो ठीक है, हो गया। फिर ये साहब के पास आए, ये साहब मतलब बहुत ये किए और हमारे बच्चों को मतलब बहू को सबको गाली बहुत ज़्यादा दिए। इस कारण से हमको ये कदम उठाना पड़ा। क्या किया आपने? कितने रुपयों की मांग की? किस चीज़ के लिए मांगी? ये बोला कि आप आपको 10,000 रुपये दो। हमने बोला साहब हम गरीब आदमी हैं, हम 10,000 तो नहीं, कुछ कम कर दीजिए। तो बोले ठीक है 1,000 तुमको कम कर देता हूँ। हमने बोला ठीक है, तो 1,000 इनने कम कर 9,000 रुपये ले आके। किस बात के लिए पैसे मांग रहे थे? बोले हम तुम्हारी रिपोर्ट काट देंगे। किसने कराई थी रिपोर्ट आपके नाम? राजा राम ने। कौन है ये जिसकी हमने सेंटिंग लिए थे। आपने यहाँ किसको दिए थे? मैं चुंगी में लगाए थे। नहीं, किसको दिए थे? साहब को। क्या नाम है उनका? चौधरी साहब को। किस पद पे हैं? दो फूल के हैं, क्या बोलते हैं। आप कहाँ, कौन से थाने में पता? ये रांची थाने में। आपका नाम बताओ। राजमणि मिश्रा। कहाँ रहते हो? रांची किसान होटल, बीकल मॉल, दूसरी गली। चिराग तले अंधेरा, जब जिम्मेदार ही कान में रुई डाले बैठे हैं तो कहां से कामयाब होगा स्वच्छ अभियान। कैसे बनेगा भोपाल नंबर 1, जब नगर निगम अध्यक्ष के वार्ड का ही नज़ारा ऐसा है जो भोपाल को नंबर 1 बनाने के प्रयास लगातार जारी है, लेकिन वार्ड 28 जिस गली में जाएगा वहां पर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। ऐसे हालात में कैसे भोपाल बनेगा नंबर 1, जबकि यह वार्ड निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी का है। उनके वार्ड के हालात ऐसे हैं। चल इधर आओ, 20 सेंट में जाओ ये। सर, ये वार्ड 28 से अम्बेडकर नगर में किस प्रकार सफाई व्यवस्था चल रही है? कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कचरा बड़ा रहता है, आते नहीं लोग, हफ्ते हफ्ते हो जाता है, कचरा वैसे पड़ा रहता है। सर, मल्टी के पीछे भी बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, नाली पूरी भरी रहती है, ठसाठस भरी रहती है, सुबह परेशान करते हैं और यहाँ पूरा गंदा पानी हो जाता है। सर, इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम जो अध्यक्ष यहाँ के पूर्व यहाँ के पार्षद भी है किशन सूर्यवंशी, जिससे भी मुलाकात करी आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया हमने। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं। और बात के जो दरोगा एचओ है उनसे भी आपने क्या कभी फोन ला के बताते रहे, फोन करके बता दो कि करवा देंगे बोलते, लेकिन होता नहीं कुछ भी। क्या नाम है आपका? मधुकर। हाँ, ये यहाँ कचरा गंदगी पड़ी है, कोई साफ नहीं करता, कुछ नहीं, आते बस जैसा करके छोटा छोटा चले जाते, सब गंदी पड़ी है। इसलिए डेंगू की बीमारी फैलने की ये आवश्यकता रहती है। कब से सफाई नहीं हुई है? अरे साहब, इनके कभी कभी आते कभी नहीं आते, वो ऐसा ही बस चलता है काम। सर, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। हाँ, मच्छर पैदा हो रहा है। अभी इसकी क्या करें, अभी बीमार पड़ने का काम है ये। सर, बदबू भी आती है। बदबू बहुत बेकार आती है इसमें, क्या करें, हम लोग बहुत परेशान है। कौन सा एरिया सर? ये जिसको बोलते हैं ये जनता क्वार्टर, अम्बेडकर नगर जनता क्वार्टर।
न्यू राजा गजक पिछले 12 साल से राजधानी में लोगों को मनपसंद गजक उपलब्ध करा रहा है। न्यू राजा गजक के संचालक आबिद खान ने बताया कि हमारे द्वारा ग्राहकों की मंशा के अनुरूप गजक तैयार की जाती है। लगभग 20 वैरायटी की गजक उपलब्ध है, जिसमें सादा गजक, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट गजक शामिल है। साथ ही शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आबिद खान ने बताया कि उनकी यहाँ गजक को मुरैना से आए हुए विशेष कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है और लोगों द्वारा उनकी गजक को बेहद पसंद किया जाता है। ग्राहक हमेशा से उनकी गजक के लिए अपना प्यार देते रहे हैं। आने वाले त्योहारों के सीजन पर उन्होंने बताया कि ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आबिद खान। दुकान का नाम? न्यू राजा गजक। सर, न्यू राजा गजक कितने साल से आप संचालित कर रहे हैं इसको? सर, इसको 12 साल हो गए। 12 साल से कर रहा हूँ। जैसा कि देखा गया है कि न्यू राजा गजक एक भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश में एक आयाम बन के आया है। न्यू राजा गजक 12 साल सफलता पूर्ण किया है। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करूँगा, उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और रही बात मेरी क्वालिटी की, तो मैं हमेशा क्वालिटी को अच्छी और बेस्ट क्वालिटी वाली मेंटेन करता हूँ और हमेशा करूँगा। और मेरे पास जैसे कि गजक की काफ़ी वैरायटी है, लगभग 18-19 वैरायटी है मेरे पास। सर, जैसा कि देखा गया कि न्यू राजा गजक अभी आपने बताया कि 20 प्रकार की क्वालिटी रिलीज कर रहे हैं मार्केट में, उसका नाम क्या क्या है, विशेष मुख्य क्या क्या आप रखे हैं इसमें? सर, उनका नाम जैसे कि स्टार्ट करते अपन गजक से। गजक होती है, गजक तिल और गुड़ की गजक बनती है, रोल गजक बनती है, चिक्की बनती है, बटर चिक्की बनती है, मद्रासी चिक्की बनती है, टुकटुक बनती है, उबड़ खाबड़ बनती है, मरोड़ी बनती है, और भी बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट लड्डू बनते हैं, थाल गजक बनती है, बर्फ़ी बनती है, चॉकलेट बर्फ़ी बनती है, मिल्क चॉकलेट बर्फ़ी बनती है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ड्राई फ्रूट के भी बनते हैं, देसी घी के भी बनते हैं और प्लेन भी बनते हैं। सर, इसको बनाने में कारीगर कहाँ से आते हैं? और कारीगर सर हमारे पूरे मुरैना के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे कारीगर मुरैना के हैं। ये खुद यहाँ पर बनाते हैं, लगभग यहाँ 4 महीने रहते हैं, यहीं इनका खाना पीने की व्यवस्था की जाती है, यहीं रह के गजक बनाते हैं। किस तरह से जनता का और ग्राहकों का रुझान मिल रहा है राजा गजक को, और आगे क्या उनके लिए विशेष कुछ स्पेशल लेके आएंगे? सर, अभी तो जनता का रुझान बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रुझान है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। और आगे बेहतर जनता के लिए हम क्वालिटी और बेहतर बनाएंगे और रेट भी हमारे रीजनेबल रहेंगे और आगे भी रीजनेबल रहेंगे। दीपावली का त्यौहार भी समीप में है, उसको लेके कुछ डिस्काउंट वगैरह भी राजा गजक क्या कुछ है? कुछ डिस्काउंट रहेगा सर। 1000 रुपये की गजक पर 200 रुपये की छूट दी जाएगी या 1 किलो गजक फ्री दी जाएगी। बिल्कुल रहेगा सर। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप? सर, बिल्कुल ये कहूँगा कि एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और स्वाद के लिए मेरी जवाबदारी है कि आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं शुद्धता से बनवाता हूँ। विशेष बात है कि राजा गजक में कोई भी ग्राहक उदास होकर नहीं जाता है। क्या कुछ विशेष रहता है, क्या वजह है कि? सर, हमारा व्यवहार है जो हम अपने ग्राहकों के लिए हमेशा अच्छा रखते हैं। कभी ग्राहक से हम लोग गलत बोलचाल या शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं और हमारे ग्राहक भी हमें बहुत प्यार करते हैं। ग्राहक की वजह से ही दुकान है, ताकि दुकान की वजह से ग्राहक। जी बिल्कुल सर, ग्राहक की वजह से हम लोग सर हमारी पहचान है। अगर ग्राहक ही नहीं होगा तो हमारी पहचान कैसे होगी? ठीक, थैंक यू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।